नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 2 एक नई शुरुआत उसका शीर्षक है। इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे, शब्दार्थ भी देखेंगे, प्रश्नोत्तर भी देखेंगे और इसके जितने भी भाषा तत्व या व्याकरण बनेगा उस सब का भी अध्ययन करेंगे। शुरुआत में देख लीजिए, यहाँ पर र में छोटा ऊ लगा है। अधिकतर हम लिखने में छोटा ऊ और बड़ा ऊ में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ होती है, उसको सुधारने का प्रयास अवश्य करें। आज हम 8वीं में देख रहे हैं। आज का दिनांक भी आप चाहें तो किनारे पे नोट कर सकते हैं। एक साथ आप जिस दिन लिखेंगे उस दिन का लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप 1 ही तारीख को लिख रहे हैं या फिर 2 तारीख को लिख रहे हैं। इसका शब्दार्थ है कृतज्ञता, किए हुए उपकार को मानने का भाव या एहसानमंदी। मान लिया जाए आप किसी मुसीबत पर पड़े हुए हैं और किसी ने उसी समय आपका मदद किया, आप पर एहसान किया, तो आप जब उसके एहसान को मानेंगे कि हाँ आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, आपका मुझ पर एहसान है, तो वो क्या कहलाता है? कृतज्ञता कहलाता है, एहसानमंदी कहलाता है। हतप्रभ, हतप्रभ माने होता है निस्तेज, ये ज रहेगा, ये होता है निस्तेज, कांति ही या आश्चर्यचकित, है ना, अद्भुत कर देने वाला। कयामत, कयामत माने होता है महाप्रलय और आफत। आपको ये शब्द अच्छा सा दिख नहीं रहा होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है महाप्रलय और ये रहेगा आफत। फिर है सोहबत, सोहबत माने होता है संसर्ग या संगति। यहाँ पर संसर्ग या संगति कहने का तात्पर्य है कि हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, वातावरण पर जब हम घुलते मिलते हैं, तो हमारा कुछ न कुछ दोस्त मित्र यार सखा होता है। तो हमारे जो मित्र यार सखा है, यदि उनकी संगति अच्छा है तो कोई व्यक्ति हमारी बुराई नहीं करता। लेकिन वहीं हमारी सोहबत गलत पे चली जाती है, ये मतलब हमारा जो दोस्तों का ग्रुप है, जो समूह है, यदि उसकी आदत खराब है, समाज के नियम के विरुद्ध है, तो वो जो संसर्ग है, सोहबत है, वह समाज में गलत माना जाता है। कतराना, कतराना माने होता है किसी वस्तु या व्यक्ति को बचाकर किनारे से निकल जाना। अर्थात मान लिया जाए मैं किसी वस्तु को चोरी करना चाहता हूँ या किसी वस्तु को मैं किसी को नहीं बताना चाहता, तो मैं उसे क्या करूँगा, एक किनारे पर रखूँगा और उसे छिपा करके एक किनारे से होते हुए निकल जाऊँगा। वो कहलाता है कतराना या किसी वस्तु को बचा करके निकल जाना। शरारती, शरारती माने होता है नटखट, पाजी। आप लोग शरारती से जानते होंगे, छोटे बच्चे की करतब कि छोटे बच्चे हमेशा क्या होते हैं, शरारती होते हैं, नटखट होते हैं। प्रायश्चित, प्रायश्चित माने होता है पश्चाताप। इसका कहने का तात्पर्य है कि मान लिया जाए मैंने एक ऐसा क्रिया कर दिया, ऐसा कर्म कर दिया जिससे किसी दूसरे का नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं उस जो किए गए जो मेरा गलत कार्य है उसे मैं समझ रहा हूँ कि मैंने किसी दूसरे का हानि किया है, गलत किया है, तो जब मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा तो वो क्या कहलाएगा, मेरा पश्चाताप कहलाएगा, प्रायश्चित कहलाएगा। अखड़ता, अखड़ता माने होता है किसी का कहना ना मानने वाला या फिर उग्र या उद्धव, है ना। मतलब मान लिया जाए कोई मुझे आग्रह करके भी कह रहा हो या आदेश दे रहा हो, लेकिन मैं उसकी बात को मान ही नहीं रहा हूँ, उसकी बात को सुन ही नहीं रहा हूँ, ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है, अखड़ता कहलाता है। तो दोस्तों ये तो पाठ 2 है। इसके पहले यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे पाठ 1 का, है ना, पाठ 1 नई उषा, तो आप पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद इसको देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो एक लाइक भी, एक सब्सक्राइब भी जरूर करें। बखूबी, बखूबी माने होता है भली भांति या फिर अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से, पूर्णतया से, है ना। ये पाठ 2 में इतना ही शब्दार्थ दिया गया हुआ है। यदि किसी भी शब्दार्थ आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। शब्दार्थ के बाद अब हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, साथ ही उसमें क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसका हम उत्तर भी देखेंगे। प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया? प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं
तो उन सारे विद्यार्थियों में श्रीकांत को ही कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया, किसी अन्य विद्यार्थी को क्यों नहीं। आइए अब हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इसका उत्तर है कि श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर इसलिए बनाया गया क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया था। वह होशियार तथा शराफत से भरपूर था, पढ़ाई में अच्छा था, सभी लड़के उसके दोस्त थे। उत्तर कह रहा है कि उस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी थे उनमें से 85% विद्यार्थियों ने अर्थात लड़कों ने उसका समर्थन किया था, अर्थात श्रीकांत के पक्ष में थे। और श्रीकांत जो है पढ़ने लिखने में होशियार था, अच्छा था और शराफत के साथ रहता था, सभी से मित्रवत रहता था और सारे के सारे लड़के श्रीकांत के मित्र थे और श्रीकांत भी उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते थे। इसलिए श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। हमारे इधर कक्षा कप्तान बोलते हैं या कक्षा नायक बोलते हैं, क्लास कैप्टन बोलते हैं, इसमें मॉनिटर लिखा है। आइए अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा है कि श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रश्न कह रहा है कि जब अध्यापक द्वारा श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया तो सुधीर की क्या प्रतिक्रिया थी, अर्थात सुधीर उसके बारे में क्या सोचता था। आइए इसका उत्तर देखते हैं। श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर तिरछी आंखों से उसे घूरने लगा और जब श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। उत्तर कह रहा है कि श्रीकांत जो है जब कक्षा का मॉनिटर बना तो सुधीर उसे तिरछी आंखों से घूरने लगा, अर्थात वह उससे ईर्ष्या करने लगा था, द्वेष करने लगा था और श्रीकांत से आंख में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं था। इसलिए जब श्रीकांत ने सुधीर की ओर देखा तो सुधीर ने क्या किया, अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली, वो भी ईर्ष्या के साथ। आइए अब हम प्रश्न तीसरा देखते हैं कि श्रीकांत को कक्षा के साथी सुधीर से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा थी। प्रश्न कह रहा है कि श्रीकांत सुधीर से किस प्रकार की व्यवहार चाहता था, अपने प्रति वह क्या व्यवहार सोचना चाहता था, क्या व्यवहार पाना चाहता था, ये कह रहा है। उत्तर है श्रीकांत चाहता था कि कक्षा के सभी बालक बालिकाएं सुधीर के साथ मित्रतापूर्ण सामान्य व्यवहार करें। श्रीकांत का सोचना था, वह चाहते थे कि इस कक्षा में पढ़ने वाले या अन्य बालक बालिकाएं भी श्रीकांत के साथ और भी कक्षा के बच्चे हो सकते हैं तो वे बच्चे भी क्या करें, सुधीर के साथ पहले मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, उससे प्रेमपूर्ण बात करें, उनका आदर करें, यह चाहता था। और इस व्यवहार से वह सोचता था कि सुधीर के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। आइए अब हम प्रश्न चौथा देखते हैं। सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था। प्रश्न कह रहा है कि सुधीर जो है श्रीकांत से द्वेष क्यों करता था, उसका कारण पूछा जा रहा है। भले ही वह स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाता था, अपने मन में ही सोचता था, परंतु वह ईर्ष्या क्यों करता था यह पूछा जा रहा है। उत्तर देखते हैं। श्रीकांत एक शरीफ और होशियार विद्यार्थी था, पढ़ाई में वह अच्छा था, कक्षा के सभी लड़के उससे प्रभावित थे एवं सभी उसके दोस्त बन गए थे। इस कारण सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था। श्रीकांत की अच्छाइयाँ ही, श्रीकांत में जो विशेषता थी, जो गुण था, वही सुधीर के मन में चुभता था, सुधीर को वह बहुत ही खलता था। श्रीकांत में बहुत सारी अच्छाइयाँ था, वह पढ़ने में भी होशियार था, अपने से बड़ों का आदर करता था, अपने से हम उम्र के साथ मित्रवत रहता था तथा अपने छोटों से स्नेह करता था और पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाता था। इस कारण सभी उसके दोस्त बन गए थे। यही कारण था कि सुधीर को श्रीकांत की अच्छाइयाँ बुरी लगा और वह उससे मन ही मन द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था, जलन होता था। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पाँचवा कह रहा है कि किस घटना के बाद सब ने सुधीर से बात करना कम कर दिया था। ऐसा इसका कहने का तात्पर्य है कि ऐसी क्या दुर्घटना हुई थी, ऐसी क्या घटना हुई थी जिसके कारण सारे विद्यार्थियों ने सुधीर से तौबा कर लिया था, दूर हो गए थे, उससे बातें करना ही छोड़ दिया था। इसका उत्तर है सुधीर जब कक्षा 8वीं में था, अर्थात कक्षा 8वीं में जब वह पढ़ रहा था
तब उसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। इस घटना के बाद सबने सुधीर से बात करना कम कर दिया था। सुधीर जब कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था, जैसे अभी आप लोग कक्षा 8वीं में जैसे पढ़ रहे हैं, वैसे ही सुधीर भी एक समय कक्षा 8वीं में पढ़ता था। तब उसे दंड के रूप में, सजा के रूप में उस समय अध्यापकों ने उसे प्रार्थना हॉल के सामने ही स्टेज पर खड़ा कर दिया था। इस घटना के कारण सबने सुधीर से बात करना कम कर दिया, क्योंकि सभी विद्यार्थी जानते थे कि स्टेज पर सजा उसी को मिलता था जो बड़ा ही बदमाश होता है या हुड्ड होता है। इसलिए सभी ने बात करना कम कर दिया था या बंद कर दिया था। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6वां। सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की क्या मान्यताएं थी? प्रश्न कह रहा है कि सुधीर के बारे में, अर्थात उसके विषय में जो अन्य छात्र छात्राएं हैं और जो शिक्षकगण हैं, वे सुधीर के बारे में क्या सोचते थे, क्या मानते थे? उत्तर है, सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की मान्यता थी कि वह बुरी संगत में पड़ गया है और काफ़ी गुस्सैल, गैर जिम्मेदार और उसे बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे। सुधीर को जब स्टेज पर सजा मिला तो सुधीर के मन में और गुस्सा उत्पन्न हुआ, और जब लड़के लड़के उससे बात करना बंद कर दिए तो उसके मन में और ईर्ष्या पैदा होने लगी। इस तरह वह सुधीर गलत सोहराब में पड़ गया और उसके जो व्यवहार में थोड़ा बहुत अच्छाई था वह भी बिगड़ता हुआ चला गया। इस प्रकार वह बुरी संगति में पड़कर बहुत ही गुस्सैल, गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ हो गया है। यही सभी छात्र छात्राएं और शिक्षकगण भी मानते थे। आइए अब हम प्रश्न 7वां देखते हैं कि सुधीर ऐसा कौन सा काम करता था जिससे श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में परेशानी होती थी? अर्थात श्रीकांत की जो मॉनिटर का काम है, जो दायित्व है, उसमें अड़चन पैदा करता था। ये पूछ रहा है कि वो कौन सा काम करके उसके कार्य में अड़चन पैदा करता था, दुविधा पैदा करता था। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चाक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके एक साथी एक कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। अर्थात ये जो सुधीर है वह बड़ा ही हुड्ड कार्य करता था। उसके एक और भी साथी थे, वे सब मिल करके बड़ा ही तगड़ा परेशानी करते थे ताकि श्रीकांत को डांट पड़े, सजा मिले शिक्षक से, है ना। और हास्यास्पद कार्टून अर्थात अजीबोगरीब कार्टून बनाने देते थे। आइए अब हम प्रश्न 8वां देखते हैं। सुमेश की बात सुनने के बाद श्रीकांत सुधीर की गिरावट के लिए किसको उत्तरदायी मानता है और क्यों? अर्थात श्रीकांत ने सुमेश से पूछा कि सुधीर इतना क्यों बिगड़ गया। तो सुमेश ने जब उसका कारण बताया तो उसके कारण सुनने के बाद श्रीकांत ने सुधीर के व्यवहार में जो गिरावट हुई उसका जिम्मेदार किसको मानता है और क्यों मानता है। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया और उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है, क्योंकि सार्वजनिक अपमान से उसका स्वभाव विद्रोही बन गया। सुधीर को एक बार स्टेज पर दंड मिला था। इस घटना के बाद अन्य छात्र छात्राओं ने बात करना बंद कर दिया था। इस तरह उसकी व्यवहारिकता में और गिरावट आने लगी। इसी को जिम्मेदार मानता है श्रीकांत जी। आइए अब हम प्रश्न 9वां देखते हैं। सुधीर पर विश्वास करके श्रीकांत ने उसमें क्या परिवर्तन लाया? अर्थात श्रीकांत ने सुधीर पर क्यों विश्वास किया और विश्वास करके उसका जो व्यवहार था उस पर क्या परिवर्तन लाया, क्या सुधार किया? एक बार कक्षा में वार्षिक प्रतियोगिता हुआ। उस प्रतियोगिता में नाटक में सुधीर को शक्ति सिंह की भूमिका दिया गया। उस नाटक में शक्ति सिंह की भूमिका सुधीर पूरी निष्ठा व लगन से करेगा। इस विश्वास पर श्रीकांत ने सुधीर के स्वभाव में परिवर्तन लाया और साथ ही जिम्मेदारी की भावना पैदा करके उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया। उन्होंने उस पर विश्वास किया और उसे एक जिम्मेदारी दी, और उस पर विश्वास करने के साथ साथ उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार भी किया। उसके विपक्ष में सुधीर ने भी श्रीकांत से अच्छी तरीक़ा से बात किया। इस तरह धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। आइए अब हम प्रश्न 10वां देखते हैं। सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन आया? उत्तर है, श्रीकांत सुधीर पर विश्वास करके उसके स्वभाव में दिनों दिन परिवर्तन लाया। सुधीर की अक्खड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी।
जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब हम सामने वाले का इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, तो वह भी हमसे आदर के साथ बात करता है। इस प्रकार हम दोनों की व्यवहारिकता बड़ा ही मधुर होता है। इसी तरह से श्रीकांत और सुधीर के बीच में मित्रता क्या हो गई, बढ़ गई। आइए अब हम प्रश्न 11वां देखते हैं कि सुधीर की आंखों में नमी क्यों उतर आई। ऐसा क्या हुआ कि सुधीर की आंखों में नमी आ गई, अर्थात खुशी के आंसू छलक गए। जब श्रीकांत ने कहा, सुधीर तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ आओ, श्रीकांत की बात से सुधीर की आंखें फटी फटी रह गई। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्के से नमी आ गई। एक जब वार्षिकोत्सव में शक्ति सिंह का जब सुधीर को नाटक में भूमिका दिया गया तो सभी उससे धीरे धीरे तो बात करना प्रारंभ किए, परंतु जब अभ्यास करते करते एक बार रात हो गया तो श्रीकांत ने सुधीर को गीता और सुप्रिया को घर छोड़ने के लिए कहा। तो श्रीकांत ने जब उसे कहा तो सुधीर को लगा कि सुधीर समझा अपने आप को कि मुझे इस लायक समझा, इसलिए उन्होंने उसका बड़ा ही आदर किया और गीता सुप्रिया को ऐसे घर छोड़ा जैसे मानो किसी कांच की गुड़िया को घर छोड़ने जा रहा हो, संभाल रहा हो। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न 12वां। श्रीकांत उसकी मौन भाषा को बखूबी समझ रहा था, पंक्ति का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। श्रीकांत मौन भाषा को, अर्थात वह उसके चेहरे से झलक रहा था, क्या झलक रहा था, है ना, यही चीज़ जानना है। इसमें एक बात याद रखिएगा कभी भी कि अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका तात्पर्य होता है कि आपने उस पाठ को पढ़ने के बाद क्या समझा, आपने उसके बारे में क्या अवलोकन किया, आपको क्या लगता है, वही चीज़ें लिखना होता है। मेरे द्वारा लिखाया गया चीज़ वो तो मैं समझ रहा हूँ, है ना, परंतु आपने उसके बारे में क्या समझा, यही आपको लिखना ज़्यादा सर्वोत्तम है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि हमारे द्वारा किया गया कार्य। क्योंकि आपको यदि कहीं जाना है तो आप स्वयं जाएंगे तो लाभ होगा, हम जाएंगे तो नहीं होगा। इस तरीक़े से आपको आपके भविष्य के लिए खुद ही मेहनत करना होगा। आइए देखते हैं, उसका भाव है। जब सुधीर को मॉनिटर बनाया गया तो सुधीर कृतज्ञता भरी नज़र से श्रीकांत को देख रहा था, क्योंकि सुधीर को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में श्रीकांत का हाथ था। श्रीकांत सुधीर की मौन भाषा को बखूबी समझ गया था। बाद में श्रीकांत ने सुधीर को कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए अध्यापक से हाथ जोड़कर अनुरोध किया, तो अध्यापक ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और कक्षा का नया मॉनिटर सुधीर को बनाया गया। जब इस तरह सुधीर को कक्षा का मॉनिटर बनाने की घोषणा हुई तो सुधीर की आंखें नमी से छलक गई। आइए अब हम इस पाठ का अंतिम प्रश्न देखते हैं, इसके बाद में भाषा तत्व और व्याकरण देखेंगे, है ना। सुधीर का परिवर्तित रूप गीता और सुप्रिया ने कब महसूस किया। जब सुधीर गीता व सुप्रिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ घर पहुंचाने गया था, इतना सहेज कर घर तक छोड़ा मानो वे कांच की गुड़िया हो, और इसी परिवर्तित रूप को गीता व सुप्रिया ने महसूस किया। ये प्रश्न आप पहले भी देख चुके हैं, है ना, कि किस तरीक़ा से सुधीर ने गीता व सुप्रिया को घर छोड़ने गया था पूरी जिम्मेदारी के साथ। दोस्तों, प्रश्न उत्तर लिखने के बाद अब हम भाषा से प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत के तर और तम प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। प्रश्न कह रहा है कि नीचे में कुछ निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, उनमें हमें संस्कृत के प्रत्यय लगाना है। पहला प्रत्यय है तर और दूसरा प्रत्यय है तम। ये जो तर और तम शब्द है वह संस्कृत के शब्द हैं। इन शब्दों में हमें उसे प्रत्यय लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग होता क्या चीज़ है। जो किसी भी शब्द के पीछे में लगता है वह प्रत्यय कहलाता है, और जो किसी भी शब्द के सामने में लगे वह क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। मान लिया जाए यहाँ पर ये जो उच्च है वो एक शब्द है, ये उसके पीछे में लगा है तो ये प्रत्यय है। यदि यही इसके सामने में लगा होता तो ये क्या कहलाता, उपसर्ग कहलाता। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रत्यय कहाँ पर लगता है और उपसर्ग कहाँ पर लगता है। तो जो शब्द के पीछे में लगे वो प्रत्यय है, और जो शब्द के सामने में लगे वह उपसर्ग है। मैं प्रत्यय और उपसर्ग पहचानने का एक नया वीडियो बनाऊंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। उच्च, उच्च माने होता है बड़ा या ऊंचा। ऊंचा में यदि जब मैं तर शब्द लगाता हूं तो वो उससे ज्यादा ऊंचा हो गया, और जब मैं उस पर तम शब्द लगा, संस्कृत प्रत्यय शब्द लगाता हूं तम, तो वो क्या बनेगा, उच्चतम। मान लीजिए ये इतना ऊंचा है, उच्च पर उच्चतर कहने पर वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया, और उच्चतम कहने पर ये उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ कहलाएगा। हालांकि ये सबके सब क्या है, गुणबोधक विशेषण है।
विशेषण ये होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं, है ना। तो ये गुणवाचक है, अर्थात यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसकी अच्छाइयों को बताता है, वह क्या कहलाता है, गुणबोधक विशेषण कहलाता है। ये उसकी बुराइयों को भी बताता है, कि उसकी अच्छाई या बुराई की विशेषता को बताता है, वह क्या कहलाता है, गुणबोधक विशेषण कहलाता है। दूसरा है बृहत। बृहत माने हो गया बड़ा क्षेत्र, जब मैं उस पर तर लगाऊंगा तो बृहत्तर मतलब उससे भी बड़ा, बृहत्तम मतलब उससे भी बड़ा। गुरु, गुरु एक विशेषण है, यह भी गुणबोधक विशेषण है। गुरु कहने से हमें गुरु का बोध होता है, परंतु गुरुवर कह देने से उससे बड़ा बोध होता है। गुरुतम मतलब उससे बड़ी विशेषता। प्राचीन, प्राचीनतर मतलब एक बड़ी विशेषता की ओर चला गया, और प्राचीनतम मतलब बहुत ही पुरानी। लघु, लघु मतलब एक छोटा। लघुतर मतलब उससे भी छोटा, और लघुत्तम कह देने से सबसे छोटी से छोटी। आप गणित में पढ़ते होंगे लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी से छोटी। अधिक, अधिक मतलब बड़ा क्षेत्र, है ना, ज्यादा। अधिक मतलब ज्यादा। अधिकतर मतलब कि ज्यादातर। अधिकतम मतलब कि अक्सर होने वाला चीज। ये इस तरीके से होते जाए। यदि मैं लघु का बोध करा रहा हूं तो वो तर होने पर और छोटा, और तम होने पर उससे भी छोटा हो जाएगा। परंतु यदि मैं यहाँ पर अधिक कह रहा हूँ तो अधिक मतलब हो गया बड़ा, अधिकतर कहने पर उससे भी बड़ा, और अधिकतम कह देने से उससे भी बड़ा। इस तरीका से यह होता है। आइए अब हम इसका प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मतलब अब यहाँ पर हमें कुछ विशेषण शब्द दिया गया है, उस विशेषण शब्द को हमें किसमें परिवर्तन करना है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। आपको पता है कि विशेषण क्या चीज होता है। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। गहरा, बड़ा, गुरु, सुंदर और मधुर, ये जो 5 शब्द हैं, ये सब के सब क्या है, विशेषण है। अर्थात ये सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अब हमें इसे किस में परिवर्तन करना है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। आपको पता होगा विशेषण भी 3-4 प्रकार का होता है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाण विशेषण, है ना, संख्या बोधक। उसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा, संज्ञा भी 5 प्रकार का होता है ना, आपको पता होगा। द्रव्य, समूह, जाति, पुरुष और भाववाचक। तो हमें क्या करना है, इन विशेषणों को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। पहला दिया है गहरा। गहरा का जब हम विशेषण का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, गहराई। उसी प्रकार बड़ा का जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ाई। गुरु का बनाएंगे तो गुरुवर, सुंदर का बनाएंगे तो सुंदरता, और मधुर का बनाएंगे तो मधुरता। आप इसे एकदम सरल तरीके से याद रख सकते हैं। जब आ का मात्रा हो तो ई बना दें, ड़ को ढ़ में परिवर्तन कर दें, र हो तो गुरुवर, और र हो तो त में आ की मात्रा जोड़ करके हम उसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम प्रश्न चौथा का अध्ययन करते हैं। प्रश्न चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले तो हमें समझना होगा कि मुहावरा होता क्या चीज है। मुहावरा होता है, अरबी शब्द है मुहावरा, है ना। मुहावरा वो होता है जो, अब जैसे ये लिखा है कि बात करने में कतराना, तो ये अपने अर्थ को न बतला करके ये किसी दूसरे अर्थ को बतलाता है मुहावरा। वो क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। मतलब अपने अर्थ को प्रकट न करके वो किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करना क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। और मुहावरा जो है एक अरबी शब्द है। वैसे मुहावरा को हम उर्दू शब्द में मुहाविरा कहते हैं। तो हम अभी फिलहाल अरबी शब्द का ही प्रयोग करेंगे, मुहावरा। बस आप याद रखिए कि उर्दू में इसे मुहाविरा कहते हैं। और मुहावरा होता क्या चीज है, जो अपने अर्थ को न प्रकट करके दूसरे अर्थ को प्रकट करता है, मुहावरा कहलाता है। आइए हम देखते हैं। पहला, तिरछी आंखों से घूरना। ये इसका शब्दार्थ भी होता है, पर यहाँ पर शब्दार्थ नहीं लिखा है तो हम सीधा प्रयोग पे चलेंगे। सुधीर श्रीकांत को तिरछी आंखों से घूर रहा था। मतलब जिस मुहावरा को दिया गया है उसे वाक्य में प्रयोग करना जरूरी होता है। हम यहाँ पर वाक्य में जो प्रयोग लिया गया है उसे हम पाठ के आधार पर ही लिए हैं। दूसरा है बात करने में कतराना। सुधीर अध्यापक से बात करने में कतराता था।
दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला है हाथ होना। सुधीर के व्यवहार में परिवर्तन के पीछे श्रीकांत का हाथ था। अर्थात सुधीर प्रारंभ में अक्खड़ता था, उसमें है ना, वो गैर जिम्मेदारी था, परंतु उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वो श्रीकांत के वजह से ही हुआ था। फटी फटी आंखों से देखना। लोग बच्चे को शेर के दांत गिनते हुए फटी फटी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि शेर का दांत गिनना किसी आम व्यक्ति का काम नहीं होता, परंतु एक बच्चा जब किसी शेर का दांत गिने तो ये बड़ा हिम्मत वाला काम होता है, इसलिए लोग उसे क्या कर रहे थे, फटी फटी आंखों से देख रहे थे। दोस्तों यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। साथ ही यदि आप किसी और शब्द के बारे में अच्छा से जानना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। धन्यवाद।